नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और लगातार हो रही बारिश मुंबई के लिए आफत बन गई है। मुंबई की वही पुरानी कहानी एक बार फिर से मुंबई पानी पानी है और बीती रात 3 हादसे हुए हैं, मलाड में, कल्याण में और पुणे में, और इन हादसों में 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। उनका कहना है कि पिछले कई सालों में एक दिन में इतनी बारिश नहीं हुई है जितनी पिछले 24 घंटों में हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के जो हालात हैं उस पर सरकार ने नजर बनाकर रखी है। सबसे पहले हम आपको अपने संवाददाताओं के पास ले चलते हैं और ये समझाते हैं कि इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए सवाल आपको बताते हैं। महानगरी मुंबई में बारिश लोगों के लिए काल बनकर आई है और 2005 जैसा खतरा मंडरा रहा है। बीएमसी हर साल मानसून के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च जरूर करती है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी वही हाल है। सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिर डूबती तैरती मायानगरी का इलाज क्या है? क्या मुंबई की किस्मत में हर साल डूबना ही लिखा है? 30,000 करोड़ रुपए के बजट के बावजूद सिस्टम हर बार फेल कैसे हो जाता है? मुख्यमंत्री को आपने सुना, बीएमसी के कंट्रोल रूम का हालात का वो जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सिस्टम की नाकामी ने क्या मुंबई को डुबो दिया? मुंबई में बरस रही आफत पर यह सियासत क्यों हो रही है? जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही? मुंबई की बेबसी के लिए बीएमसी नहीं, मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा शिवसेना को लगता है। और हर साल तबाही से बीएमसी और सरकार सबक क्यों नहीं लेते? हर साल दावे किए जाते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगली बार फिर वही हो जाता है। संजय राउत ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद सबसे ज्यादा बारिश जो है वो पिछले 24 घंटे में हुई है और मुंबई की बदहाली पर शिवसेना ने बीएमसी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि बीएमसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो अतिक्रमण हुआ है वो जिम्मेदार है। ये भी कहा कि पुणे में तो बीएमसी नहीं है, फिर वहां पर हादसा क्यों हो गया? ये भी कहा कि रूस तो तकनीक के मामले में भारत से भी आगे है, लेकिन वहां पर भी बाढ़ आती है। ये तर्क दिए जा रहे हैं अपने आप को बचाने के। तो है बीएमसी फेल की बात नहीं है, ये आपका गलत इल्जाम है कि बीएमसी फेल हुई। बारिश इतनी भारी है, अभी पुणे में तो बीएमसी नहीं है, पुणे में एक अलग लोग काम करते हैं, मुंबई में बीएमसी है। बारिश है, पहाड़ों में भी जब बारिश होती है तो आपको पूरा पहाड़ नीचे आता है। मुंबई में भी कुछ जगह ऐसी है जहां इलीगल कंस्ट्रक्शंस होता है, जहां नाले पे घर बांधे जाते हैं, जहां इलीगल वॉल्स बांधे जाते हैं। बीएमसी के साथ उसका वैसा कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये एक्सीडेंट्स है और बीएमसी, पुलिस और सब सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए जुट गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जो विक्टिम्स हैं उनको 5-5 लाख की मदद भी जाहिर की है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रोहित चहल हैं, सभी चौगांव के साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं, कमलेश जी शिवसेना से हमारे साथ हैं, AK जैन साहब टाउन प्लानर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सभी से हम चर्चा करने के लिए सबसे पहले हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ हैं, उनसे मुंबई के ताजा हालात के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले राकेश के पास चलते हैं। मलाड में जो बीती रात हादसा हुआ राकेश, वहां पर मरने वालों की संख्या 18 तक पहुंच गई है। और अभी आपसे कुछ देर पहले आपने संजय राउत को सुना, उन्होंने कहा कि अतिक्रमण जिम्मेदार है इन हादसों के लिए, बीएमसी जिम्मेदार नहीं। विशाल, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 18 है और अभी 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो अलग अलग अस्पताल में एडमिट है, जिनका इलाज किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर लोगों को जो है मामूली चोट आई है और उसके बाद जो 2 जो जाने थी उन्हें अभी अभी रेस्क्यू किया गया है, जिसमें एक महिला और एक बच्चा जो है उन्हें कुछ समय पहले लोकेट किया था। तो फिलहाल फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ ने मिलकर उनको रेस्क्यू किया है और अब से कुछ समय पहले उन्हें यहाँ पास के अस्पताल में ले जाया गया है। फिलहाल जो ट्रेनों की अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि वेस्टर्न लाइन पर वसई विरार के पास जो है वो अफेक्टेड है, सेंट्रल लाइन काफी हद तक अफेक्टेड है और हार्बर लाइन भी अफेक्टेड है। एयरपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एयरपोर्ट पर अभी तक 55 जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट की गई हैं। तकरीबन 24 जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं, जिसमें अराइवल्स हैं, और तकरीबन 28 डिपार्चर की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं। तो बड़ी राकेश, मैं आपके पास लौटूंगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं। कुल मिलाकर जिस प्रकार से IMD ने इसके बारे में प्रेडिक्शन दिया है, उसके चलते रात में ही हमने स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। सुबह सारी परिस्थितियों को देखते हुए ऑफिसेस को भी छुट्टी हमने डिक्लेयर की है, जिसके कारण लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। विशेष रूप से अभी
पुलिस विभाग हो चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग जो बीएमसी के अंडर है वो विभाग हो, ये सारे के सारे पूरी मुस्तैदी के साथ और रास्तों पर है, लोगों को मदद करने पर जुटे हुए हैं। ट्रैफिक का जो फ्लो है वो कुछ जगह छोड़कर ओवरऑल ट्रैफिक जो है उसको अभी काफी कंट्रोल में लाया गया है। फ्लडिंग जो है वो उसको वो पानी बाहर निकाला गया है, लेकिन करीब 12 बजे बहुत बड़े पैमाने पर हाई टाइड आएगा, उस समय ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। शाम को भी जब ये परिस्थितियां होगी तब भी ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। उसके लिए महापालिका का जो प्रशासन है वो प्रशासन और पुलिस विभाग ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी परिस्थिति जो है इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। लोगों को जहां तकलीफें, करीब लोग कल रात को 1600-1700 ट्वीट्स लोगों ने पुलिस को भी किए, तो सब जगह जाकर पुलिस ने लोगों को उस परिस्थिति में से मदद की। बीएमसी की भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट है और सारे अफसरान हैं उन्होंने भी इसमें रात भर काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश की संभावना आईएमडी के माध्यम से बताई गई, मौसम विभाग ने बताया, तो उसके लिए पूरी तैयारी हमने की है। किस तरह से राज्य सरकार के हालात पर नजर है, किस तरह से बीती रात जो ट्वीट्स किए गए, जहां जहां पर लोगों ने मदद मांगी वहां पर जाकर उन्हें मदद पहुंचाई गई है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बता रहे थे। लेकिन संजय हमारे साथ हैं और संजय से समझने की कोशिश करते हैं। संजय, बारिश को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन बारिश के आने से पहले नगर निगम और सरकार तैयारी जरूर कर सकते हैं और उन तैयारियों में कमी रह गई, ये साफ तौर पर 4 ही दिन में नजर आ गया। जी बिल्कुल नजर आ गया और मैं 2 चीजों पे बताऊंगा। हमने थोड़ी देर पहले संजय राउत को सुना जो शिवसेना के नेता, जिनका ये कहना था, जिन्होंने बीएमसी की तारीफ की, उसको क्लीन चिट दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीएमसी क्या करेगी जब अवैध निर्माण हो रहे हैं या नालों पर लोग झोपड़े बना के घर बना के रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो अवैध निर्माण होते हैं शहर में, नालों पे घर बना के रहना है किसी तरह का, इसको रोकने की प्राइमरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका की होती है। महानगर पालिका एक तरफ जब अपना काम वहां पर नहीं करती और बाद में उसी को फ्लडिंग का रीजन बताती है, तो ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात होती है। साथ ही हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से जो बयान दिया उसमें बीएमसी को या किसी भी तरह प्रशासन को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं माना है। इनफैक्ट उन्होंने उनकी तारीफ की है कि जिस हिसाब से उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन अगर हर सब चीज इतनी सही थी, व्यवस्था अगर सब इतनी सही थी, सब काम सही था, तो आज फिर क्यों मुंबई की सड़कों पर इतना पानी दिखाई दे रहा है? क्यों यहाँ पर जो लोकल ट्रेन है जिसके अंदर सिर्फ वेस्टर्न लाइन है जो रुक रुक के चल रही है और बाकी हार्बर और सेंट्रल लाइन पूरी तरह से रुकी पड़ी है? क्यों किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी लेकर एक से दूसरी जगह जाने के पहले 4 बार सोचना पड़ रहा है? सवाल सिर्फ बरसात का नहीं होता कि कितनी ज्यादा बारिश हुई है। कई सारे जगह ऐसी जहां पे अब जितनी 22 घंटे में बारिश हुई है उससे अगर आधी बारिश भी होती है तो इलाकों में वैसे ही पानी भर जाता है। हम बात करें किंग सर्कल की, परेल इलाके की बात करें, हिंद माता की बात करें, मालाड की ईस्ट की बात करें, अंधेरी ईस्ट की बात करें, बहुत सारे इलाके जहां पे इससे आधी बारिश के अंदर ही पानी भर जाता है। तो इन तमाम चीजों पे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है बीएमसी की भी और प्रशासन की भी, और खासकर बीएमसी में एक पार्टी है जो लगातार सत्ता में रही है पिछले 2 दशक से, और यही गठबंधन है जो पिछले 5 साल से राज्यसभा सत्ता में है, और यही गठबंधन। बिल्कुल संजय और राकेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो बात संजय राउत ने कही है उसी से शुरुआत करते हैं। कमलेश जी हमारे साथ है शिवसेना से। कमलेश जी, उन्होंने जो तर्क दिया है, उन्होंने जो वजह बताई है वो ये है कि बीएमसी इसमें फेल नहीं हुई है, ये तो अतिक्रमण इतना ज्यादा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा है कि इतनी भारी बारिश में हम हादसों को रोक ही नहीं सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अतिक्रमण हटाने के लिए किसने रोका था बीएमसी को, और इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने से बीएमसी को किसने रोका था? 3 से 4 महीने पहले नगर निगम आमतौर पर मानसून के आने से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। इस बार तो मानसून 1 महीना और देरी से आया है। ये सारे काम करने के लिए आपको किसी ने रोका था क्या? आवाज आ रही है? आवाज कट गई। चलिए कमलेश जी, हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। समीर चौगांवकर साहब, ये कोई पहली बार नहीं है, ये तस्वीरें हम पहली बार नहीं देख रहे, हर साल हम इसी तरह की तस्वीरें देखते हैं। कमलेश जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं चाहूंगा आपसे संजय राउत की बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो ये कहते हैं कि अतिक्रमण के कारण यह हादसे हो रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण यह हादसे हो रहे हैं, ये सारा कुछ हटाने की जिम्मेदारी तो बीएमसी की थी ना? नहीं, ऐसी बात। संजय राउत साहब ने एक तर्क दिया है कि इस तरह की घटनाएं भी मुंबई शहर में हैं, जो दीवार बना देते हैं, गटर के ऊपर घर बन जाते हैं,
लेकिन मुंबई शहर में आपको पता होगा, आज के 20 साल बैक जाएंगे आप तो सारे रास्ते कच्चे थे और बड़ी बड़ी मीलें थी, मीलों का लेवल लो था और वहां से मानसून वाटर गटर के जरिए नहीं डायरेक्ट समुद्र में जाता था और बारिश इतना तेज नहीं आता था। आज अभी आपने दिखाया 944 mm बारिश हुई है 2 दिन में, जो महीने भर में होती थी। अब इतना तेज बारिश होगी और हाई टाइड आने वाला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आपके टीवी कमलेश जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन समीर चौगांवकर साहब, ये जिस तरह के तर्क दिए जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं, हास्यास्पद हैं। बिल्कुल ये किसी के गले नहीं उतरेंगे कि इतनी तेज बारिश हो गई कि हम क्या करें, अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि हम क्या करें, इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा है कि हम क्या करें। ये सब कुछ हटाने की और इस पर नजर रखने की जिम्मेदारी उसी नगर निगम की थी जो आज इससे बचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है संजय राउत का जो बयान है बहुत ही हास्यास्पद है। उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आप देखेंगे पिछले 20 साल से बीएमसी पे शिवसेना का कब्जा है और ये पहली बार नहीं है कि हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। हर साल इस तरह की बाढ़ आती है, हर साल इस तरह के मुंबई में हालात उत्पन्न होते हैं और हर साल बीएमसी अपने जिम्मेदारी से बचने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। मैं आपको याद दिला दूं कि आज से 10 साल पहले बीएमसी के अधिकारियों ने, पार्षदों ने, महापौर ने लंदन की यात्रा की थी। लाखों रुपया खर्चा किया था यह व्यवस्था देखने के लिए कि लंदन में पानी क्यों जमा नहीं होता, और वह व्यवस्था वह बंबई में लागू करने वाले थे। उनकी यात्रा आने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी, वह अधूरी रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई बीएमसी के अंदर, और आज भी स्थिति वैसी है। हर साल मानसून के पहले करोड़ों रुपया इस परिस्थिति से बचने के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन आप देखेंगे पानी पड़ने के बाद स्थिति वहीं की वहीं रहती है। तो मुझे लग रहा है कि बीएमसी को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए और वह ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि यह घटना दोबारा घटित न हो। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय के मामले में प्रधानमंत्री मोदी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा व्यवहार हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं इसीलिए खून पसीना नहीं बहा रहा हूं, किसी का बेटा होने पर मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती। इंदौर नगर निगम के अधिकारी की आकाश विजयवर्गीय ने बैट से पिटाई कर दी थी, उसके बाद 4 दिन उन्हें जेल में रहना पड़ा था। रविंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। रविंद्र, जिस तरह की घटना थी उसने सबको हैरान कर दिया और अब प्रधानमंत्री भी इस बात से काफी नाराज है। देखिए, हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आकाश विजयवर्गीय ने जो हरकत की थी उसका कई लोगों ने समर्थन किया था और ये नागवार गुजरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटा कोई हो, किसी का बेटा हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हुआ बेटा हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि खून और पसीना हम इसलिए नहीं बहा रहे हैं, हम पार्टी को इसलिए नहीं सत्ता में लाए हैं कि इस तरह के हालात देखने को मिले, और जो आकाश विजयवर्गीय ने जो किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे बर्खास्त करना चाहिए। वैसे सभी लोगों को जो उनका समर्थन में सामने आए थे उन सबको पार्टी बर्खास्त करे, एक तरह से निर्देश भी दिया, नसीहत भी दी और हिदायत भी दी कि आगे इस तरह की कोई भी कार्रवाई एक्सेप्ट नहीं होगा पार्टी के नए नेतृत्व द्वारा। लेकिन आप देखिए, जब जितनी बार भी आकाश विजयवर्गीय से मीडिया ने बात की, उन्होंने एक बार भी इसके लिए अफसोस जाहिर नहीं किया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि उन्हें मलाल है इसके लिए। बिल्कुल यही वजह है। देखिए, एक तो आप सार्वजनिक तौर पर कैमरा लेकर जाते हैं मीडिया के सामने, आप बैट उठाते हैं, आप क्रिकेटर नहीं है, आप एक जनसेवक हैं, चुने हुए विधायक हैं और जाकर इस तरह की हरकत करते हैं। ये केवल आकाश विजयवर्गीय नहीं, ये बीजेपी नेता, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बेटा और बीजेपी नेता, यानी बीजेपी किसका है? जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सभी का ये बीजेपी है और इसको बदनाम करना एक्सेप्ट नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसलिए संसदीय दल में जहां शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, सभी बड़े आला नेता मौजूद थे, वहां पर उन्होंने साफ तौर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आकाश विजयवर्गीय पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं और उनका जो समर्थन कर रहे हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये भी कहीं ना कहीं संकेत दिया कि ये इस तरह की हरकत आगे करने वाले अभी तक पार्टी में है कैसे, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन रविंद्र, जो कार्रवाई कानून की तरफ से होनी चाहिए थी वो हुई। 4 दिन उन्हें जेल में रहना पड़ा, उसके बाद जमानत मिली है, लेकिन क्या पार्टी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, अभी तक तो पार्टी ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब जब थोड़ी देर पहले ही संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है 11:15 के आसपास, और उसके बाद ही ये बातें सामने आई है कि प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई है, तो जाहिर तौर पर आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ मध्य प्रदेश यूनिट
तुरंत कार्रवाई करेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ऐसे बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री ने इस तरह की हिदायत दी है तो जाहिर तौर पर हरकत में आएगी बीजेपी की मध्य प्रदेश यूनिट। और आप देखिए कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी देना चाह रहे थे वो भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो सो मोटो इसको नोटिस लेते हुए इस तरह की नसीहत दी और निर्देश दिया, तो कहीं ना कहीं अब आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होने की पूरी संभावना दिख रही है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के वक्त भी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से जो बयान आए थे, या फिर चुनाव खत्म होने के बाद भी प्रधानमंत्री जब एनडीए के सांसदों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा था कि हम जो काम करते हैं उनकी चर्चा होने की बजाय कुछ नेता जो बयान दे देते हैं या कैमरा के सामने जो कुछ कर देते हैं उसी पर चर्चा होती है, उसी पर फोकस हो जाता है। ये सख्त संदेश प्रधानमंत्री ने देने की कई बार कोशिश की है, लेकिन इसका असर हैरानी की बात है कि होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, पार्टी का भी ये कहना है कि इतने बड़ा दल हो गया, पैन इंडिया इसका विस्तार हो गया है, 11 करोड़ के करीब कार्यकर्ता है, लेकिन जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, जो चुन कर आते हैं, जो किसी बड़े नेता का बेटा है, वो इस तरह से हरकत करता है तो जाहिर तौर पर पार्टी की छवि खराब होती है और अंत में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी छवि खराब होती है, क्योंकि सभी का यही कहना होता है ऑपोजिशन का कि पीएम इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, पीएम क्यों चुप है, पीएम क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह की बातें प्रधानमंत्री पहली बार नहीं लगातार करते रहे हैं और आज भी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा, निर्देश दिया कि आप पौधे लगाइए। हर सांसद को जन सेवा करनी चाहिए, सेवा का एक ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जिससे उसकी पहचान बने, यानी वो सेवा भावना की बात कर रहे हैं। और जो सांसद जो नेता है बीजेपी के, वो बैठ उठा रहे हैं जैसे कि वही क्रिकेट खेल रहे हो। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही ये उनको ये दिल छूने वाली बात थी कि पूरी पार्टी क्या सपने लेकर आगे बढ़ रही है, देश को विकास करने की बात कर रही है। और एक ऐसा नेता जो जनप्रतिनिधि है, एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का बेटा है, वो सरेआम एक अधिकारी को पिटाई कर रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो। कहीं ना कहीं संदेश पूरी तरह क्लियर था पूरे पार्टी के लिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस तरह के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में सबके सामने ये बातें कही है। रविंद्र, अब तक पार्टी की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह का ये बयान है, जिस तरह के प्रधानमंत्री की ये बात है कि ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए, किसी के बेटा होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें, इसका मतलब ये संदेश साफ है कि अब से कुछ घंटों के भीतर हमें कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्या ये संकेत है? देखिए, जब ऐसे सर्वोच्च स्तर से इस तरह की बातें जब कही गई है तो जाहिर तौर पर अब पार्टी तुरंत हरकत में आनी चाहिए और उम्मीद है कि आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मध्य प्रदेश यूनिट द्वारा तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता चाहे मंत्री हो या सांसद हो सभी यहाँ मौजूद थे। तो ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए और माना जा रहा है कि आज ही कार्रवाई हो जाएगी आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ। ठीक है, बीजेपी से रोहित चहल भी मेरे साथ है। रोहित चहल, आप युवा नेता हैं, आकाश विजयवर्गीय भी युवा नेता हैं, आपको लगता है कि जब सत्ता में आप होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है? प्रधानमंत्री कितनी बार संदेश दे चुके हैं और कितने मंचों से संदेश दे चुके हैं, अगर इतना होने के बाद भी जो चुने हुए सांसद हैं, जो चुने हुए विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा, तो फिर कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं और इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो करते हैं उसका पार्टी के उनके ऊपर नहीं, पार्टी के ऊपर और पूरे समाज के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है वो भी उनको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस प्रकार के किसी भी तरीके की एक्टिविटीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई सिर्फ इस तरीके के नहीं, कोई बयानबाजी भी इस तरीके की करता है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ा परिवार है और परिवार के अंदर इस तरीके के जो लोग हैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है और जहां तक बात है कानून कार्रवाई की, तो देखिए उसके ऊपर उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी थी हुई और मुझे लगता है जो भी संख्यात्मक कार्रवाई करनी थी उन्होंने की है। लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री ने कहा है तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि पार्टी की तरफ से अब सख्त कार्रवाई होगी। विशाल जी, और जब उन्होंने बयान दे दिया, जब उन्होंने इस तरह की बात कह दी है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में ये कार्रवाई नजर आनी चाहिए। एक त्रिपाठी के संग भी इसी घटना घटी थी, शरद त्रिपाठी ने अपने ही साथी विधायक को जूतों से मारा था, पार्टी इस पर बहुत नाराज हुई थी और पार्टी ने अंत में उनका टिकट काट के उनके पिताजी को दिया था। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी कार्रवाई करेगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पार्टी बिल्कुल भी, देखिए जो भी ऐसे लोग हैं, मैं तो फिर कहूंगा कि देखिए जो जनप्रतिनिधि है उसका काम है सेवा करना और जनता के लिए आना और मुझे लगता है कि अगर कोई भी अगर कुछ भी गलत होता है तो कानूनन वो चीजें उनके ऊपर हो और जो भी इवन जो सरकारी कर्मचारी भी अगर कुछ गलत करता है तो कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि मुंबई में जो इस वक्त स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। छोटा सा ब्रेक।
में बरस रही आफत पर क्यों हो रही है सियासत, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 12 घंटे में मुंबई और पुणे में जो हादसे हुए हैं भारी बारिश के कारण, उसमें 27 लोगों की मौत हो गई। और पिछले 4 से 5 दिन की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। शिवसेना के नेता संजय राउत कहते हैं कि इसके लिए बीएमसी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है अतिक्रमण, इलीगल तरीके से हुआ कंस्ट्रक्शन। एके जैन साहब टाउन प्लानर है, वो हमारे साथ हैं। एके जैन साहब, ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना है, यहां पर जो अतिक्रमण है वो इतना है, ये सब हादसों की वजह बन रहा है, इसके लिए बीएमसी जिम्मेदार नहीं है, ये जो तर्क है ये हास्यास्पद लगते हैं मुंबई वालों को। कमी कहां रह जाती? हाँ, असल में हाँ, इशू ये नहीं है कि बीएमसी जिम्मेदार है या नहीं है, लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि ये फेलवर है प्लानिंग का और इंजीनियरिंग का। जो प्लानिंग है, बॉम्बे का मास्टर प्लान है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है बड़ा भारी, लेकिन वो इसको संभाल नहीं पा रहे हैं ड्रेनेज को, तो ये एक बड़ा फेलवर है। और हर साल यही हो रहा है, 2005 से हम देख रहे हैं। कई कमिटीज बनी है, हाई पावर्ड कमेटी ने रिपोर्ट भी दिए हैं, कुछ इम्प्लीमेंट हुई, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, काफ़ी पैसा इसमें खर्च हुआ है, लेकिन ये स्थिति में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो उसका तरीका ये है, एज ए प्लानर मैं ये कह सकता हूँ कि जो ड्रेनेज का प्लानिंग का या इंजीनियरिंग का सिस्टम है वो टोटली चेंज करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और जैसे पहले होता था कि ड्रेनेज या वाटरशेड डेवलपमेंट से शुरू होती थी प्लानिंग, और कहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट होगा, कहाँ पर सड़क बनेगी, कहाँ पे ड्रेनेज होगा, कहाँ सीवरेज होगा, उससे तय होता था। तो ये जो है, एक हमें सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज का प्लान बनाना होगा बॉम्बे का, और पैरामेट्रिक मॉडल अडॉप्ट करना होगा जो कि जीआईएस बेस्ड होता है और कंप्यूटर सिमुलेशन बेस्ड होता है, ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो भी ड्रेनेज के, सीवरेज के, वाटर सप्लाई के, लैंडस्केप और ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और सब में एक समन्वय रहे, कोऑर्डिनेशन रहे और उस तरह से काम हो। तो मेरा कहना यही है कि इसका जो प्लानिंग और इंजीनियरिंग का टोटल रिवैम्प करना होगा, तभी हम इस समस्या को हल कर पाएंगे, वरना हर साल ये होता रहेगा और हम इसी पे चर्चा करते रहेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है आशुतोष मिश्रा, हर साल ये होता है, हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन प्लानिंग और इंजीनियरिंग को लेकर जिस रिवैम्प की बात एके जैन साहब कर रहे हैं, उसे करने से बीएमसी को शायद किसी ने रोका नहीं है और उसके लिए उनके पास पर्याप्त बजट भी है। उसके बाद हर साल उन्हीं तर्कों के साथ सामने आना, और जो 47 मौतें हुई हैं, आज कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, मुआवजे का ऐलान कर देना, उससे कब तक बचा जा सकता है? ये समस्या से मुंह मोड़ना है। इसमें 2 चीजें कहना चाहूंगा विशाल में। पहली बात तो ये जो जैन साहब कह रहे हैं, वहां पे हालात बंबई में और खराब होने वाले हैं, क्योंकि सॉल्ट पैन लैंड होता है जो कि वेटलैंड का पहले हिस्सा माना जाता था, जहां पे कि जब ये इतनी बारिश वगैरह होती है तो वो उसको खपा लेती है। लेकिन अभी पिछले साल जो है सॉल्ट पैन लैंड को जो है वेटलैंड से बाहर मान लिया जाए, और बंबई में करीब 5300 एकड़ सॉल्ट पैन लैंड है। अब वहां पे जो है कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिया जाएगा धीरे धीरे, और आप ये समझिए कि अभी जब पानी नहीं निकल पा रहा है, तो जो एरिया पहले पानी खपाने के काम आता था, तो वहां तो बंबई की हालत और खराब हो जाएगी। और इसकी वजह जो है 2 है। एक तो बीएमसी क्यों जो है संजय रावत इतनी आसानी से कह देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि एक समाजशास्त्री है डॉक्टर गायकवाड़, तो उन्होंने एक अध्ययन किया था कि जो मतदाता होता है, जब वो मत डालने जाता है, तो वो क्या सर्विसेज उसको दी गई उस पर मत नहीं डालता, वो भावनात्मक चीजें होती हैं, जैसे धर्म है, जाति है, इस पे वोट देता है। तो यही फडणवीस साहब भी यही सोच रहे हैं कि अब मराठाओं को रिजर्वेशन दे दिया है, जाएंगे अगली बार चुनाव में तो इसी पे वोट मांगेंगे। या उद्धव ठाकरे हैं, वो राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, ठीक है, और वोट मांगेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं कमलेश जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। जिस सुबह 27 लोगों की मौत हुई हो, उस सुबह अगर मीडिया संजय राउत के पास जाता है उनसे उस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है? ये बीएमसी का फेलियर नहीं है। क्या कहते हैं? रूस में भी बाढ़ आती है, कहते हैं पुणे में तो बीएमसी नहीं है। ये तर्क दिए जा रहे हैं उस सुबह जब बीती रात 27 लोगों को हमने खोया है। साउंड एकदम बंद हो गया अपने आप।
कमलेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, संजय राउत की जो टिप्पणी है आप उसे उचित ठहराते हैं? अभी आवाज आ रही है। तर्क आपकी समझ में आता है? देखिए, 1 महीने की बरसात अगर 24 घंटे में होगी तो ये प्रलय है। ये दैविक आपदा है। दैविक आपदा के लिए आपको जो सिस्टम है उसको खाली दोष देके नहीं चलेगा। मुंबई शहर की मैं पहले भी बोला हूं कि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि ये पहाड़ों पे बसा हुआ आइलैंड है। 3 तरफ से समुद्र है, एक तरफ खाली जगह है जहां से पानी जाता है। जब समुद्र में हाई टाइड आता है और बारिश उसी समय होने लगती है तो पानी निकलने का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। तो उस समय हमेशा मुंबई के निचले स्तर पे जो लोग रहते हैं वहां पर पानी भरता है। सर, यानी कि आप सरेंडर कर रहे हैं? आप मुंबई के लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि हम आपको मरने से बचा नहीं सकते हैं। क्या आप ये संदेश दे रहे हैं मुंबई वालों को कि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है साहब, हम आपकी जान जाने से रोक नहीं सकते हैं? ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 24 घंटा का मानसून अगर समुद्र में बाढ़ आके जैसे बेंगलोर में हुआ था और 40 फुट का पानी मुंबई शहर में एक बैग बढ़ जाए तो उसको महानगर। सर, एक बात बताइए, क्या ठीक है समीर चौगान बताइए, होने वाली है जो आप सुनिए। मुंबई में आप अध्ययन देखिए, मुंबई का पिछले 15 सालों में बरसात का जो पैटर्न है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी पड़ता है। ये 15 साल का ट्रेंड है मुंबई का। तो 15 साल से बीएमसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि बरसात का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इससे निपटने के लिए नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ, जहां पर पेड़ों की कटाई होनी थी वो काम आज पूरा नहीं हुआ। मुंबई के वो इलाके जहां पर हर साल पानी जमा होता है वहां पर आज भी वही पानी जमा हुआ है। और जहां पर दीवारें गिर रही हैं, जो जर्जर इमारतें हैं, जो खतरनाक इमारतें हैं, उन पर नोटिस लगाकर उनको चिन्हित करके उसके आसपास के लोगों को जगह से खाली कराना, इसके लिए तो शायद बीएमसी को किसी ने नहीं रोका था। अतिक्रमण के लिए भी बीएमसी को किसने रोका था? अतिक्रमण हटाने के लिए। अतिक्रमण हटाने से बीएमसी को किसी ने रोका है ना, इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने से बीएमसी को किसी ने रोका है। भौगोलिक परिस्थिति तो ऐसी ही है मुंबई की। जब आप सत्ता में आते हैं तब वो बदल नहीं जाती अचानक से। आप ये कहकर सत्ता में नहीं आते कि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, अगर एक दिन में इतनी बारिश हो गई तो हम आपकी जान जाने से रोक नहीं पाएंगे। लेके आज तक अलग अलग लोगों की सत्ता रही। आज आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते ना, मतलब आप अपने से पहले के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कितने सालों से आप सत्ता में, ये बताइए, कितने सालों से आप सत्ता में? तो खुद ही डिबेट करिए। कितने सालों से आप सत्ता में कमलेश जी? दूसरे से चर्चा मत करिए कमलेश जी, जवाब नहीं है आपके पास। बात सत्ता और नहीं सत्ता की बात नहीं, सत्ता में तो काम भी किया है। मुंबई शहर में जितना काम हुआ है सारा काम शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के। और ये 27 लोगों के लिए कौन जिम्मेदार है जिनकी बीते 12 घंटे में मौत हो गई है? जितने ब्रिजेज हैं ले लीजिए आप। क्या ये 27 लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है जिनकी पिछले 12 घंटे में मौत हुई है? मलाड में, कल्याण में, पुणे में। आप ये भी कह देंगे कि पुणे में बीएमसी नहीं है? आप नहीं जाते पुणे में वोट मांगने के लिए? शिवसेना नहीं जाती, बीजेपी नहीं जाती? लेकिन पुणे और कल्याण में और बात रही उस जगह पे आप और हम रहते तो हमारा भी एक्सीडेंट होता। ये कोई जानबूझ के किया गया हुआ काम नहीं है। लेकिन कमलेश जी, हर साल उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट आता है। पिछले 5 साल का स्टेटमेंट देख लीजिए उद्धव ठाकरे का कि इस साल की जो बारिश हुई है, जो परेशानी हुई है मुंबई वासियों को, अगले साल नहीं होगी और बीएमसी नई व्यवस्था के साथ आएगी और अगले साल इस पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। पिछले 5 साल से उद्धव ठाकरे का यह बयान लगातार आता रहा है मीडिया में और उसके बाद भी स्थिति वैसी वैसी बनी हुई है। क्या कहेंगे आप? उद्धव साहब ने इसके बारे में और आदित्य ठाकरे ने रोज मीटिंग लिया है, पर हफ्ते मीटिंग हुई है। नाले सफाई के बारे में, मिठी रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, ट्री कटिंग के बारे में, पर्यावरण बचाने के लिए झाड़ लगाने के बारे में उन्होंने मुंबई शहर के बारे में हमेशा ध्यान दिया और उसके बारे में काम किया है। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, जो मानसून का पानी निकलने की जगह है, आपको मालूम होगा कि कुर्ला से होकर जो मिठी रिवर है यहीं से पूरा पानी निकलता है और जब हाई टाइड आता है पानी रुक जाता है और मानसून 1 महीने का जो बारिश होना चाहिए 24 घंटे में होगा। तो उद्धव ठाकरे साहब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? यानी कि आप सरेंडर कर रहे हैं ना? मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप सरेंडर कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो परिस्थिति इस वक्त है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और मुंबई वालों को अपना ध्यान अब खुद रखना होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं ना?
कि भौगोलिक परिस्थिति और कुदरती आपदा के आगे आपने सरेंडर कर दिया। दैविक आपदा नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है बीएमसी का। आपके ड्रेनेज के सिस्टम सही नहीं है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और उस पर आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण इसके लिए जिम्मेदार है। संजय राउत ने तो यही कहा है, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि मीडिया सिर्फ वहीं जाता है जहां पर पानी जमा होता है, तो मीडिया को भी जिम्मेदार ठहरा देते हैं। रेलवे ट्रैक ही नहीं, आप देखिए एयरपोर्ट पे पानी जमा हो रहा है, रेलवे ट्रैक पर पानी जमा है, कहीं से पानी निकल नहीं पा रहा, एयरपोर्ट पर पानी जमा है, फ्लाइट्स लैंड नहीं हो पा रही, 54 फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई है, सड़कें पानी से भरी पड़ी है। 2 साल पहले की वो घटना याद है जिसमें एक डॉक्टर डूब गए थे, 3 दिन बाद उनका शव मिला था, उसके बाद हर तरफ हंगामा हो गया था, लोगों ने कहा था अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे। क्या बदल गया है? बोलिए कमलेश जी। रोहित सहल जी, 2 साल पहले की घटना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, आपको भी शायद वो घटना याद होगी, जिस तरह से एक डॉक्टर उस मैनहोल में गिरे थे, 3 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ था, उसके बाद इतना हंगामा हुआ था, हर तरफ कहा गया था कि अगली बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्या मुंबई की परिस्थिति बदल गई आपको लगता है? देखिए विशाल जी, मैं बिल्कुल मानता हूं अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से बात है, देवेंद्र जी ने भी कहा कि बारिश एकदम से 24 घंटे में जिस तरीके से बारिश बहुत, क्योंकि बीएमसी की जहां तक बात की जाए, क्योंकि वो अच्छे से बीएमसी बता सकती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 300 mm से ज्यादा अगर बारिश होती है तो फिर वो यही स्थिति होने वाली है। मुझे लगता है और ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है वहां पर, किस तरीके से इसको रोका जाए और इस तरीके की चीजें ना हो आगे। ठीक है, लेकिन सरकार जो है बीएमसी को जो भी मदद की जरूरत है हम देने को तैयार है। राकेश त्रिवेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं और मुंबई में क्योंकि वो मौजूद हैं इसलिए वो बेहतर इस परिस्थिति को समझ सकते हैं। राकेश, जैसा कि यहाँ पे कमलेश जी का कहना है कि भाई भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है और 24 घंटे में इतनी बारिश हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक तरीके से सरेंडर करने जैसा है, और जहां जहां भी दीवारें गिरी हैं वो हादसे हैं, उसके लिए बीएमसी जिम्मेदार नहीं है। देखिए पिछले 10 से 15 सालों में जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं तब से जहां जितने भी जो डेवलपमेंट्स हुए होंगे उसका क्रेडिट बीएमसी लेगी कि भाई रीडेवलपमेंट हमने जो है बहुत करवाए हैं, उसके लिए परमिशन दी हैं। ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मुंबई में जिसे ओसी कहते हैं, ये बीएमसी जो है इश्यू करती है और इसी के बाद ही जो है किसी भी बिल्डिंग में इमारत में जो है वो पानी का कनेक्शन मिल पाता है। तो ऐसे में जो इतने सारे कई बार जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए ओसी कौन देता है? मान लीजिए झुग्गी झोपड़ियों की मैं बात करूं तो झुग्गी झोपड़ियां जो बच जाती है उनके पास पानी का कनेक्शन, वाटर कनेक्शन ये कहां से आता है? मुंबई के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर झुग्गी झोपड़ियां जो है पिछले कई सालों से वहां पर बसी हुई हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इन्हीं की जो सत्ता बीएमसी में है वो उन्हें हटाने का काम नहीं करती, महज इसलिए क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। अगर वो उन्हें हटा देंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, उन्हें वोट नहीं मिलेगा। मैं उन्हें इलाके गिनती से गिना सकता हूं, चाहे वो अंधेरी में जो है साकीनाका के पास की झुग्गी झोपड़ियां हो, चाहे वो बैंड्रा ईस्ट और वेस्ट की झुग्गी झोपड़ियां हो, चाहे वो कुगला और साकीनाका के पास की झुग्गी झोपड़ियां हो, ऐसे कई सारी जगहों पे ऐसे अवैध कितनी सारी अगर है भी तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते नहीं क्योंकि आपका वो वोट बैंक है। और जब ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तब आप कहते हैं कि भाई ये भौगोलिक परिस्थिति है। जो सवाल आप है उनसे कर रहे थे वही सवाल है कि आखिर आपको किसी ने रोका थोड़ी है इनके खिलाफ कार्रवाई करने से, आप कार्रवाई नहीं करते। और जब आप किसी दूसरी पार्टी में होते हैं तो आपको जो है बराबर से जो सत्ता में जो पार्टी है उस पर आप सवाल उठाते हैं, जब आप सत्ता में है तो आप अपने आप की सफाई दे देते हैं। क्या जब 26 जुलाई जब आई थी तब जो सत्ता में जो सरकार थी क्या उस पर सवाल नहीं खड़े हुए थे? तब भी मुंबई डूब गई थी, तभी इन्हीं सब लोगों ने मिलकर के जब सरकार जो थी उससे सवाल किए थे। आज अगर आपके सामने आपकी सत्ता में अगर ये हो रहा है तो आप उसे फेस करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? आप अपनी गलती मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है? आप बड़ा दिल दिखा करके ये क्यों नहीं कहते कि ये एक बेंचमार्क था, आगे से इस तरीके की चीजें ना होगी, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मानसून से पहले इनकी पार्टी के जो प्रमुख हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, उनके जो युवा चेहरा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, सीना चौड़ा करके वो दावे करता है। क्या होता है इन सबका? नहीं, हैरानी की बात तो यही है ना कि 27 लोगों को जब हमने पिछले 12 घंटे में मुंबई और पुणे में खो दिया, उस सुबह भी संजय राउत ये बात कहते हैं कि इसके लिए बीएमसी जिम्मेदार नहीं है, बीएमसी तो काम कर रही है। संजय भी हमारे संवाददाता है, मुंबई में मौजूद है। संजय, रेलवे ट्रैक पर तो कहीं अतिक्रमण नहीं हो रहा, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, वहां तो सालों से वैसे ही पानी भर रहा है जैसा कि इस बार भरा है, और उसके बाद लोकल ट्रेन नहीं चल रही है, वहां भी ड्रेनेज काम नहीं कर रहा, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल रेलवे ट्रैक की बात करें, एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की बात करें, लगभग वही बात है। एयरपोर्ट पर भी पानी आता है, वहीं से बहकर आता है। अब रेलवे ट्रैक के किनारे छोटे छोटे नाले हैं, उनकी सही वक्त पे जो सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं होती, वही पानी वाटर लॉग होकर आता है। और अगर अतिक्रमण हो भी रहा है तो मैं मान भी अगर लो हाइपोथेटिकली, अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी इसी बीएमसी की होती है। वो उसका काम होता है कि भाई एनक्रोचमेंट किसी तरह का ना हो, अतिक्रमण ना हो, अवैध निर्माण ना हो, और अगर हुआ है तो उसको वक्त
वक्त पे रोका जाए, तय वक्त पे उसे हटा दिया जाए। ये किसी भी तरह की अपनी जिम्मेदारी नहीं कह रहा, बाद में उभरते कि उसी वजह से हो रहा है, ये बात अपने आप में हास्यास्पद हो जाती है। समीर चौगावकर, ये जो डिनायल मोड है शिवसेना का कि हम स्वीकार ही नहीं कर रहे कि हमारी गलती है, और अगर इतनी बारिश हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये तो गलत है। शिवसेना को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, बीएमसी को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बार और बता दूं कि मुंबई जो है वह 14 विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आता है। इन विभागों का आपस में कोऑर्डिनेशन सामंजस्य बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे रेलवे का बीएमसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुंबई का सराउंडिंग जो है, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग है, आप देखेंगे कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन अलग है, नवी मुंबई कॉर्पोरेशन अलग है। इन कॉर्पोरेशन का भी बीएमसी के साथ बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है, जिसके कारण भी समस्या एक गंभीर विकराल बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है मुंबई के अंदर इन सभी विभागों को आपस में बहुत तालमेल के साथ काम करना चाहिए, जिससे समस्या का समाधान निकल सके। ठीक है आशुतोष जी, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। हम 45 से ज्यादा लोगों की जान 4 दिन में चली गई है। एक ऐसा शहर जिसे हम अपनी आर्थिक राजधानी कहते हैं, जहां पर विदेशों से इतने बड़े बड़े कारोबारी यहां पर आते हैं कारोबार करने के लिए, उस शहर की स्थिति ऐसी है कि 4 दिन के मॉनसून में 47 लोगों की जान चली जाती है और हम जाग नहीं पा रहे, हम डिनायल मोड में हैं, हम स्वीकार नहीं करना चाहते। और आप बार बार यहां पे बात हो रही है अवैध निर्माणों की, लेकिन मैंने एक आपको अभी पहले बताया, यही सरकार, फडणवीस सरकार वहां पे बॉम्बे में और लैंड खोल रही है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि ये सब इनके जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, उनके पास जाएंगे। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी आपके घर बार हैं उनको संभालने के लिए काफी नहीं है, तो आप नए कंस्ट्रक्शंस क्यों अलाउ करने के लिए नया लैंड खोल रहे हैं? और वो भी पड़ेगी सर, सॉल्ट पैन लैंड मुंबई में वैसे बहुत ज्यादा लोड है, और नए विकास के लिए, नई जगह, नए शहर बसाने के लिए नए एरिया में जाना पड़ेगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जो निर्णय लिया है एकदम ठीक निर्णय है, उसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे ये लोग जो है बोझ पड़ रहा है विशाल जी, जो मुंबई का अगर देखा जाए, वहां पर जहाँ पर नया एरिया डेवलप हो रहा है वो प्लानिंग के साथ हो रहा है। यही तो कारण है कि उसको वहां पर डेवलप किया जा रहा है, मुंबई के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें सामने आ रही है, वो दिक्कतें ना हो इसलिए नया एरिया डेवलप किया जा रहा है। आपको दिक्कत क्या, अगर नया एरिया प्लानिंग के साथ डेवलप किया जा रहा है? रोहित सर, आप ये तो देख रहे हैं, पिछले 15 सालों से हम हर बार मानसून में यही तस्वीरें दिखाते हैं, इसी तरह से हादसे होते हैं, इसी तरह से लोग मरते हैं, यही डिनायल मोड जारी रहता है। ये भी तो बदल नहीं रहा। नए इलाके जिस तरह प्लानिंग से बसाए जा रहे हैं, थोड़ी बहुत वो प्लानिंग का अंश जो है हमें पुराने इलाकों में नजर आना चाहिए। इसीलिए तो यहाँ का बोझ कम करने के लिए जब नवी मुंबई बसी, इसीलिए तो बसाई गई कि मुंबई का बोझ कम हो। अगर कोई नया एरिया डेवलप होता है तो वो प्लानिंग के साथ डेवलप होता है। नवी मुंबई में इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये है कि हमें मिलजुल कर आज जो परिस्थिति है उसका किस तरह सामना करना, आगे चीजें ना हो, इसके हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। विषय ये है कि आप भाजपा को बचाने के लिए, सर बात यहाँ पर राजनीतिक नहीं है, यहाँ पर बात यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पे अगर आप नई चीज अगर डेवलप हो रही है वहां पर बोझ कम करने के लिए, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? जो है रियल एस्टेट डेवलपर्स। चलिए ठीक है सर, आज की जो परिस्थिति है जरा उस पर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है। एके जैन साहब, अब इसके लिए जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी, और जो नए इलाके हैं वो तो प्लानिंग के साथ बसाए जा सकते हैं, लेकिन जो पुराने इलाके हैं जहां पर अब भी लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, क्या उनको इसी तरह की परिस्थिति में छोड़ दिया जाए? या जिस तरह से अब प्लानिंग और इंजीनियरिंग के रिवैम्प की बात कर रहे थे, वो 15-20 साल में क्यों नहीं हो पा रहा? इसके लिए आप कारण क्या देखते हैं? यही तो विडंबना है ना कि एक तरफ तो महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा है, दूसरी तरफ बाढ़ आ रही है। तो अगर थोड़ा सा हम आउट ऑफ बॉक्स सोचें और कुछ बड़ी चीज सोचें, तो यहाँ से अगर एक कैनाल सिस्टम बॉम्बे से मराठवाड़ा में या विदर्भ में ले जाए जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, तो ये जो पानी की ड्रेनेज की समस्या है वो भी हल हो जाएगी, और साथ में जो पानी की कमी है जहाँ पर किसान खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, वो समस्या भी हल हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा और बीएमसी से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डोमेन खाली बीएमसी का नहीं है, जो बृहद मुंबई है, ग्रेटर बॉम्बे है, या महाराष्ट्र का जो रीजन है, उसकी एक योजना बनानी पड़ेगी कि हम ड्रेनेज को, वाटर सप्लाई को, दोनों को किस तरह से सम्मिलित रूप से, समन्वय रूप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है रोहित चहल, जैसा कि एके जैन साहब कह रहे हैं इतने अनुभव के साथ कि सिर्फ बीएमसी पर जिम्मेदारी डाल के हम बच नहीं सकते। अब अगर मुंबई इतनी समस्या झेल रही है तो महाराष्ट्र की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि मराठवाड़ा के इलाके में सूखा पड़ रहा है, एक तरफ मुंबई में बारिश इतनी है कि लोग घरों से बाहर सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं,
इसके लिए आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए तो मोदी जी ने जो एक कल पहल शुरू करी, जिस तरीके स्वच्छता को लेकर पूरा एक मुहिम छेड़ी थी, अब जन सेवा फॉर जल सेवा, जन शक्ति फॉर जल शक्ति, इस नाम से अगर उन्होंने कैंपेन शुरू किया, उसका कारण भी यही है कि हम लोग जिस तरीके से और जो नदियों को जोड़ने का, फडणवीस जी इतने वक्त से हैं, मुख्यमंत्री बने हुए, उनको एक लंबा वक्त हो चुका है, अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए उनको और क्या, और 5 साल चाहिए होंगे तब वो सोच पाएंगे। देखिए, सूखा भी पड़ने का कारण क्या, वहां पेड़ 33 करोड़ पूरे पेड़ अगर महाराष्ट्र में लगाने का एक पूरा कैंपेन शुरू किया है, अक्रॉस द महाराष्ट्र 33 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। साथ साथ जो कैंपेन मोदी जी ने शुरू किया जल को बचाने के लिए, और बिल्कुल सही है कि आज मुंबई में अगर इस तरीके का बारिश आ रही है, उस पानी को वहां ट्रांसफर करने के लिए भी सरकार पूरे देश भर में प्लानिंग कर रही है कि इस तरीके से आज मुंबई, इसे मराठवाड़ा ही नहीं, आप देखिए चेन्नई में जिस तरीके हालात है, तो मुझे लगता है आज पानी को बचाना भी, जिस यहां पर पानी ज्यादा बरस रहा है उसको वहां तक लेके जाना, इस सब प्लानिंग सरकार कर रही है। अगले 5 साल में इसी को लेकर मोदी सरकार पूरा काम कर रही है। समीर चौगांवकर सर, मुझे लगता नहीं कि मुंबई की जनता के पास इतना संयम है, क्योंकि आप बार बार ये कहें कि मुंबई रुकती नहीं है, थकती नहीं है, पर मुंबई आज रुकी हुई है। आज स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं, आज सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद करने पड़े हैं, 3 जिलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी हैं। नुकसान तो सभी का हो रहा है ना। बिल्कुल, इसमें नुकसान सभी का हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें बीएमसी की जिम्मेदारी ज्यादा है। ठीक है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री है, लेकिन जो भी प्रस्ताव केंद्र सरकार से या राज्य सरकार अगर बीएमसी को देती है, तो बीएमसी की जिम्मेदारी है कि वो उसे मुंबई में लागू करे और लोगों को राहत दे। ठीक है, बीएमसी की जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे ए.के. जैन साहब ने कहा, बीएमसी से ऊपर उठकर महाराष्ट्र सरकार को भी अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल वही तस्वीर और हर साल वही दुर्घटनाएं। आखिर कब तक मुंबई ये सब कुछ सहन करती रहेगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमें जानकारी पहुंचा रहे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, हम फौरन हाजिर हैं।